हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी क्या है? इन 1893 अल्फ्रेड वर्नर प्रपोज्ड थ्योरी टू एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और इसी वजह से वर्नर्स को और भी क्या कहते हैं, वर्नर्स को फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है। अल्फ्रेड वर्नर को फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं। ध्यान में रखना है आपको, यह थ्योरी 1893 में प्रपोज हुई है, क्योंकि इस पर एक बार क्वेश्चन 2011 पीजी में पूछ चुका है, तो आपको ईयर भी याद रखना है इसका। और साथ ही किसके लिए दी गई? फॉर स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इन्होंने वर्नर्स ने क्या था कि मेटल के पास दो वैलेंसी होती है। मेटल के पास टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है बेटा, वो उसका वैलेंस मतलब कि सीएमआई जो है, सेंट्रल आयन है, उसकी वैलेंसी है, उसका कोऑर्डिनेशन वैलेंसी है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। और ये क्या होता है? आयनाइजेबल होता है, ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करता है। और साथ ही क्या होता है कि जो आपका प्राइमरी वैलेंसी है वो सेटिस्फाइड होती है नेगेटिवली चार्ज आयन से। किससे होती है? नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज से प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है। और साथ ही ये नॉन डायरेक्शनल होती है। क्या होती है? नॉन डायरेक्शनल होती है। जबकि दूसरी वैलेंसी जो है, सेकेंडरी वैलेंसी है, वो होती है करस्पॉन्ड टू कोऑर्डिनेशन नंबर। जहां तक कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, किसी मेटल के लिए फिक्स होता है। साथ ही ये क्या होती है? डायरेक्शनल होती है। इसीलिए जो आपका सेकेंडरी वैलेंसी है वो डिसाइड करती है ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड, कि उसका ज्योमेट्री क्या होगा। साथ ही जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो सेटिस्फाइड होती है किससे? लिगेंड से। किससे होती है? लिगेंड से। लिगेंड आपका नेगेटिव चार्ज स्पीशीज हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज भी हो सकता है, और न्यूट्रल स्पीशीज भी हो सकता है। तो हम डिस्कस करते हैं। तो बड़ा दो टाइप की वैलेंसी बताया गया कि मेटल रखता है। कौन कौन सी? प्राइमरी वैलेंसी करस्पॉन्ड टू वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीएमआई इन कॉम्प्लेक्स। यानी कॉम्प्लेक्स में जो सीएमआई है, सेंट्रल मेटल आयन, सीएमआई क्या होता है? सेंट्रल मेटल आयन। प्राइमरी वैलेंसी क्या है? उसकी वैलेंसी है या उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्या होता है? उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। साथ ही ध्यान रखना यह वेरिएबल है, इसका मतलब आयनाइजेबल है, यानी यह वेरी कर सकती है। तो जैसे Fe आपका है, वो +2 +3 दोनों स्टेट कर सकता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स में उसकी वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या? +2 +3 दोनों हो सकती है। ठीक, अगला बड़ा प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन। किसके द्वारा सेटिस्फाइड होती है? नेगेटिव आयन के द्वारा होती है। हमें पता नहीं, क्योंकि ये क्या है? आयनिक है, तो किससे सेटिस्फाई होगी? नेगेटिव आयन के द्वारा सेटिस्फाई होती है। अगली बात है, ये आयनिक नेचर होता है, इसीलिए क्या होती है? नॉन डायरेक्शनल होती है। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? नॉन डायरेक्शनल होती है। तो इतने पॉइंट्स आपको प्राइमरी वैलेंसी याद रखने हैं। क्या क्या बेटा? करस्पॉन्ड टू ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल और आयनाइजेबल, प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन, और क्योंकि आयनिक होती है इसीलिए होती है नॉन डायरेक्शनल। इतने पॉइंट आपको प्राइमरी वैलेंसी में ध्यान रखने हैं। अब आते हैं बात करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी करस्पॉन्ड टू कोऑर्डिनेशन नंबर। किससे करस्पॉन्ड होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीएमआई। प्राइमरी वैलेंसी करस्पॉन्ड टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीएमआई, और सेकेंडरी वैलेंसी करस्पॉन्ड टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीएमआई। अगला पॉइंट क्या होता है? इट इज नॉर्मली फिक्स्ड। ज्यादातर क्या होती है? फिक्स होती है। सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होती है, जबकि प्राइमरी वैलेंसी वेरिएबल होती है। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं हम। सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय लिगेंड्स। किससे सेटिस्फाइड होती है? लिगेंड सेटिस्फाइड होती है। सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय लिगेंड्स which may be anion, neutral और cation। जो क्या होता है? एनायनिक हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, कैटायनिक हो सकता है, क्योंकि सेटिस्फाइड हो रहा है लिगेंड से। लिगेंड क्या होता है आपको बताया था? जो लोन पेयर डोनेट करता है सेंट्रल मेटल आयन को, उसे कहते हैं क्या? लिगेंड। लोन पेयर डोनर जो होता है, सीएमआई को जो लोन पेयर देगा वह कहलाता है लिगेंड। वो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज हो सकता है, और न्यूट्रल हो सकता है। अगला क्या है? नेक्स्ट पॉइंट इसका नॉन आयनाइजेबल है, यानी वेरिएबल नहीं होती है। एक बार जो रहेगी वो फिक्स होगी, वेरी नहीं करेगी। नॉन आयनाइजेबल है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज डायरेक्शनल। इट इज डायरेक्शनल, सो डिसाइड ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। जो कॉम्प्लेक्स आपका होगा, उस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री कौन डिसाइड करता है? सेकेंडरी वैलेंसी। कौन डिसाइड करता है? सेकेंडरी वैलेंसी। इतनी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं जो उन्होंने बताए वर्नर्स ने अपने वर्नर्स थ्योरी में। क्योंकि बड़ा क्वेश्चन आता है तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं, बाकी स्ट्रक्चर वाले आते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में वर्नर थ्योरी में जो दो बातें बताई कि प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी, उस पर ध्यान रखना है। और इसमें एक पॉइंट हमेशा नोट नहीं किया, लिख देता हूं। ऑल इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सीएमआई satisfied both वैलेंसी। ये पॉइंट इसमें नहीं लिखा था मैं। होता क्या है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें जो सेंट्रल मेटल आयन है, वह उसकी दोनों वैलेंसी साथ साथ सेटिस्फाई होती है, प्राइमरी वैलेंसी भी
और सेकेंडरी वैलेंसी भी। तो ये बातें उन्होंने बताई और जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वो किया उन्होंने कोबाल्ट, क्लोराइड और अमोनिया कॉम्प्लेक्स पर, उस पर उन्होंने कुछ कॉम्प्लेक्स की रीडिंग्स दी जिस पर क्वेश्चन आते हैं। आपको ध्यान रखना कई तरह क्वेश्चन आते हैं, हमने सब डिस्कस करने का प्रयास किया है। पहला हमने बड़ा एग्जांपल देखा ए, समझिए इसमें जो कॉम्प्लेक्स आपका है वो क्या है, COCl3.6NH3। COCl3.6NH3 बहुत ध्यान से देखिए बेटा, इसका कलर पूछा गया पीटी 2011 में, पीटी 2011 में पूछा गया COCl3.6NH3 का कलर क्या है, तो उसमें ऑप्शन येलो सही था। येलो कलर होता है, एनसीईआरटी में येलो दे रखा है, कुछ बुक्स में आपका ग्रीनिश येलो दे रखा है, लेकिन आप याद रखें एनसीईआरटी का आंसर कौन सही मानते हैं, और येलो ऑप्शन भी उसमें था। तो येलो जो आपका कॉम्प्लेक्स है COCl3.6NH3 उसका कलर होता है येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में होता है वो, ठीक है। अब उसके बॉन्डिंग उसके और एक्सपेरिमेंट किए गए उस पर, तो क्या क्या डाटा निकल कर आया, बाद में स्ट्रक्चर उसका डिफाइन हुआ ये है CONH3 ये स्ट्रक्चर बन के निकला। इसमें बड़ा क्या है 4 आयंस पर मॉलिक्यूल, इसका एक मॉलिक्यूल 4 आयन सॉल्यूशन में देगा। क्या देगा बेटा, इसका एक मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में 4 आयन देगा, थोड़ा देगा, क्योंकि जब टूटेगा तो क्या है, जब ब्रेक होगा, देखिए ध्यान से, जब ब्रेक होगा तो होगा ये आपका CONH3 का 6 3+ और +3Cl माइनस, 3Cl माइनस रिलीज होगा, देखिए एक आयन ये और 3Cl, तो टोटल 4 आयन पर मॉलिक्यूल देगा ये कॉम्प्लेक्स। और अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है ऑन ट्रीटेड विद AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट से जब इस कंपाउंड की रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है बेटा, ऑल 3 क्लोराइड एटम, ऑल 3 क्लोराइड एटम, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो आया है ये इन सब रिजल्ट को कंसीडर कर बनाया गया है, हमने डाटा यहाँ लिख दिया है, लेकिन जो रिजल्ट इसके आए AgNO3 रिएक्शन कराने के बाद बाकी और जो एक्सपेरिमेंट किए गए उससे यह सिद्ध होता है कि कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर ये होगा, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर पता है और जान चुके हैं, इसीलिए हम ऐसे करते हैं। वार्नर्स ने जो है उन्होंने इस तरह कॉम्प्लेक्स की बात की थी, बाद में इसको मॉडिफाई करके इस तरह किया गया, तो ध्यान रखिए। उसमें 4 आयन दिए गए, तो ये माना गया कि 4 आयन पर मॉलिक्यूल देगा। ऑन ट्रीटमेंट विद AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट से कराएंगे तो क्या होता है आपको पता है, सिल्वर नाइट्रेट कोई कहीं भी आपको मिलेगा Cl, तो AgCl का व्हाइट पीपीटी देगा, क्या देगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है AgCl का। तो वही बात है, ऑन ट्रीटमेंट विद AgNO3 ऑल 3 क्लोरीन एटम आर प्रेसिपिटेट एज AgCl, क्योंकि 3Cl इसमें बाहर होते हैं 3Cl, तो क्या होता है तीनों आपका AgNO3 रिएक्शन करेंगे, यहाँ पर होगा किस फॉर्म में, क्लोराइड फॉर्म में होगा, तीनों के तीनों आपके AgNO3 रिएक्शन करेंगे और AgCl में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 मोल AgNO3 यूज्ड होगा और 3 मोल ही AgCl बनेगा। क्वेश्चन कैसे पूछे आपको ध्यान रखना हो क्या रहा है, क्योंकि hence all three chlorine atoms are attached to metal with an ionic bond। इसका मतलब क्या है, मेटल के साथ जो क्लोरीन है उनका अटैचमेंट क्या, आयनिक बॉन्ड का, तभी तो क्लोराइड बनेगा भाई। आयनिक बॉन्ड का अट्रैक्शन होगा तभी क्लोराइड बनेगा, यदि कोवेलेंट बॉन्ड होता तो Cl- रिलीज होता ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि जो CMI से Cl की बॉन्डिंग है वो क्या है, आयनिक है। ओके, आगे बात करते हैं। एंड आर प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आउटसाइड होता है, क्योंकि आपको बताया था मैंने पहले कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी आयन होंगे या जो भी स्पीशीज होगा उसका टेस्ट सोल्यूशन नहीं देगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी स्पीशीज है उसका सॉल्यूशन टेस्ट में नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो है वो ताला बंद हो गया, चाबी हो गई, तो ताला जब बंद हो गया ब्रैकेट के अंदर तो उसका टेस्ट नहीं देगा। क्या क्या हमको इसको इस कॉम्प्लेक्स में रिजल्ट दिया, पहली बात का कलर येलो, दूसरा 4 आयन पर मॉलिक्यूल, तीसरा 3 मोल AgNO3 रिएक्शन करके 3 मोल AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। ओके, यहां तक बात क्लियर होगी। नेक्स्ट जो उन्होंने बी कंपाउंड दिया उसका फॉर्मूला देखिए बेटा क्या है, COCl3 5NH3, यहाँ पर 6NH3, ध्यान देखिएगा यहाँ 5NH3 था, कॉम्प्लेक्स बदल गया क्योंकि कलर चेंज हो गया, वहां पर उन्होंने कलर से डिसाइड किया था। कलर क्या है, इसका कलर है पर्पल, क्या बेटा, पर्पल कलर है, पर्पल क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्या बेटा, पर्पल क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें एक्सपेरिमेंट से क्या हमको रिजल्ट मिला, उनको क्या रिजल्ट मिला, पहले बात है 3 आयंस पर मॉलिक्यूल देगा, कितना देगा बेटा, 3 आयंस पर मॉलिक्यूल देगा, इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर ये रहा होगा CONH3 5Cl, इसलिए ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था और वो क्या होगा, वो फिक्स होगा। तो 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है NH3 से बनेंगे और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड Cl माइनस जो है आपका एक लोन पेयर देगा। टोटल 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने हैं, 2 Cl बाहर है, इसके बाद 2 Cl बाहर है तो क्या होगा, ऑन ट्रीटमेंट विद AgNO3 रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा भाई, 2 Cl बाहर है तो 2 क्लोराइड आयन क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, किस फॉर्म में, AgCl के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। क्यों होगा ऐसा बेटा, क्योंकि 2 Cl बाहर, क्लोराइड आयन बाहर Cl2 है तो 2 Cl आपका होगा, 2 Cl माइनस है
तो आपका 2 क्लोराइड आयन AgNO3 से रिएक्शन करके 2 मोल AgCl के प्रेसिपिटेट देगा। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ आयन कितने हुए भाई? एक आपका कॉम्प्लेक्स, दूसरा 2 Cl, टोटल 3 आयन होंगे पर मॉलिक्यूल। ओके, इतनी बात ध्यान रखनी है। इसका मतलब बेटा क्या है कि जो आपका बाहर जो 2 Cl माइनस है जो AgNO3 से रिएक्शन करके AgCl दे रहे हैं, उनका मेटल आयन के साथ बॉन्ड क्या है? आयनिक बॉन्ड। क्या है बेटा? आयनिक बॉन्ड है। तो यहां तक करिए, अभी हमको और कंपाउंड डिस्कस करने हैं, उसे कॉपी करिए, फिर हम आगे बात करते हैं वर्णन से और क्या बातें कही। कॉपी करिए बेटा। कॉपी कर लो इस साइड में। कुल 4 कंपाउंड में एक ही कोऑर्डिनेशन कोबाल्ट क्लोराइड का जो है अमोनिया के साथ उन्होंने 4 कॉम्प्लेक्स बनाए, उस पर रिएक्शन कराई, उसी की बात हम करते हैं। इस पर क्वेश्चंस आते हैं बेटा, अलग तरह के आते हैं। आईपीएससी नाम पूछ सकता है, और उसके बाद कलर पूछ सकता है, नंबर ऑफ आयंस पूछ सकता है, कंडक्टिविटी ऑर्डर भी पूछ सकता है। तो इसलिए आपको जितनी भी चीजें हमने आपको बताई क्या क्या उससे हमें प्राप्त हो रहा है, वो चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। वो चीजें ध्यान रहेंगी तो क्वेश्चन पूछे आप कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं बेटा, उसके आगे क्या है, उसके आगे अगला जो कॉम्प्लेक्स है वो ये है, वह आपका यानी हम एग्जाम्पल सी की बात कर रहे हैं। ये आपका है COCl3.4NH3। इसमें देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें जो आपका 2 कलर बना, 2 कलर देता है। कौन कौन सा 2 कलर आपका? एक है आपका ग्रीन, एक आपका है वायलेट। 2 कलर मिलता है। इसका मतलब 2 कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब क्या है? 2 कॉम्प्लेक्स के मतलब क्या है? पहले बार उसका स्ट्रक्चर देखिए। इसका स्ट्रक्चर बनेगा आपका CONH3 का 4 Cl2 और एक बाहर Cl। बड़ा आपको ध्यान हो, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके 2 आइसोमर होंगे। कौन सा? सिस और ट्रांस। भाई 2 आइसोमर होंगे सिस और ट्रांस, और आपको पता है सिस ट्रांस अलग अलग है तो दोनों के कलर भी अलग अलग होंगे, क्योंकि उनकी जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा हाई एनर्जी स्टेट में, अलग वेवलेंथ की एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा तो डिफरेंट कलर देगा। इसके 2 कलर क्यों है बेटा? क्योंकि इसके 2 आइसोमर है, सिस और ट्रांस। ओके, सिस और ट्रांस आइसोमर इसके 2 हैं, इसीलिए 2 कलर दे रहा है। और इससे क्या प्राप्त हो रहा है? कितने आयन देगा बेटा? देखिए टूटेगा तो आपका एक ही आयन, एक Cl, तो ये होगा आपका 2 आयंस पर मॉलिक्यूल। क्या क्या आपको डाटा मिल रहा है उसकी बात करें। 2 आयंस पर मॉलिक्यूल। और क्या बेटा? ऑन ट्रीटमेंट विथ AgNO3, ऑन ट्रीटमेंट विथ AgNO3 1 मोल of AgCl white EPT ऑप्टेन। 1 मोल AgNO3 का हमें व्हाइट मिलता है, दैट इज 1 Cl minus is present outside the coordination sphere। ओके, coordination sphere। ये बात हुई इस कॉम्प्लेक्स से, ये चीजें क्लियर हुई। ओके बेटा, क्योंकि ये आपका 2 देता है, दोनों में कंडीशन है कि दोनों में आपका सिस हो या ट्रांस हो, एक ही Cl बाहर होगा तो 1 मोल AgNO3 करके 1 मोल AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा। और ये टोटल नंबर ऑफ आयन की बात करें तो एक आयन आपका कॉम्प्लेक्स आयन, दूसरा आयन ये, टोटल 2 आयन पर मॉलिक्यूल देगा, चाहे सिस वाला चाहे ट्रांस वाला। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपका जो एग्जांपल है वो है आपका एग्जांपल डी। बहुत ध्यान समझिए बेटा, ये क्या आपका बेटा? ये आपका है COCl3.3NH3। आपको बेटा इसी फॉर्म में देगा, आपको खुद कॉम्प्लेक्स समझना होगा कॉम्प्लेक्स क्या है। ये वाला कॉम्प्लेक्स आपको खुद समझना होगा, ये वाला और ये वाला कॉम्प्लेक्स खुद समझना होगा। मिलेगा आपको इसी फॉर्म में क्वेश्चन, आपको ध्यान लगाना पड़ेगा क्या कॉम्प्लेक्स होगा, तो इस पर आपको चीजें ध्यान रखनी होगी। इसका बेटा क्या होता है? ये आपका होगा, ये होता है नॉन आयनाइजेबल। एक और क्या होता है? नॉन कंडक्टेबल।
और क्या होता है बेटा, नेक्स्ट, नॉट रिएक्ट विथ एजीएम। तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसलिए कह रहा हूँ बेटा कि आपको ये चीज ध्यान रहेगी, कॉन्सेप्ट ध्यान रहेगा, तभी आप आंसर दे पाएंगे इसके। क्योंकि इस फॉर्म में यदि होगा COCl3.3NH3 तो पूछेगा आपसे कलर इसका मतलब करता है नहीं करता है, मतलब कौन सा कथन सही है। तो आपको यदि उसके बारे में टोटल बता रहे हैं, पहले नॉन आयनाइजेबल है, आयनाइज नहीं होगा, क्योंकि इसका जो कॉम्प्लेक्स है वो ये है। तो कॉम्प्लेक्स देखिए, इसका कॉम्प्लेक्स है CONH3 का Cl3, क्योंकि स्क्वायर के बाहर कोई आयन नहीं है तो आयनाइज होना नहीं है। क्वांटम नंबर यहाँ पर 6 है, देखिए क्वांटम नंबर यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है। ओके, इस वाले कॉम्प्लेक्स ठीक, यहाँ पर 3 Cl दे रहा है, यहाँ पर 2 Cl दे रहा है, Cl माइनस बाहर, यहाँ पर 1 Cl दे रहा है, इसमें कोई भी Cl बाहर नहीं है तो यह H रिएक्शन नहीं करेगा। AgN रिएक्शन तभी करेगा जब Cl माइनस आयनाइज फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर के बाहर कुछ नहीं है तो आयनाइज फॉर्म में नहीं मिलेगा। अब आता है इस पे अगला क्वेश्चन, बट ऐसे कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लिया साइड वाला, कॉपी कर लिया तो उसमें अगला आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो गया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक। वो आता है बेटा कंडक्टिविटी ऑर्डर का इन चारों में, इन चारों कॉम्प्लेक्स में आपको दे देगा और पूछेगा कंडक्टिविटी ऑर्डर बताइए, या किसी को भी दे देगा, आपका कोई भी क्वाड्रेटिक कंपाउंड दे दिया उसमें आपसे कंडक्टिविटी ऑर्डर पूछ लिया तो सिंपली याद रखिए, जो जितना ज्यादा संख्या में आयन देगा वह वाला कंपाउंड उतना ही ज्यादा कंडक्टिंग होगा, क्योंकि कंडक्शन थ्रू आयंस होता है, कंडक्शन थ्रू आयंस होता है। यानी कंप्लीट क्या होते हैं, ये आयंस रिलीज करेगा तो कंडक्शन थ्रू आयंस होगा, तो जितना ज्यादा आयंस रिलीज करेगा कोई भी कंपाउंड उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी उसकी होगी। तो हमने अभी डिस्कस किया, आपको एक बार फिर से बना दूं। हमारा जो पहला कॉम्प्लेक्स था ए, वो क्या था बेटा, वो था आपका एग्जांपल हमारा क्या था, CONH3 6Cl3। ओके, बी हमारा क्या था बेटा, बी हमारा था CONH3 5Cl2। ये था ना बेटा बी हमारा। ओके, सी हमारा क्या था बेटा, सी हमारा था CONH3 4Cl2Cl। और डी हमारा क्या था, डी था CONH3 3Cl3। ओके, ये चार हम लोगों मतलब वार्नर्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में निकाले। इसके बाद दो कलर दिया था इसने, तो इसके दो आइसोमर्स शेष और ट्रांस, बाकी सब कलर भी ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर भी ध्यान रखना है, प्रॉपर्टीज भी ध्यान रखनी है। अब यदि हम कंडक्टिविटी की बात करें, कंडक्टिविटी की बात करें बेटा, देखिए ये जब रिलीज होगा तो क्या होगा, ये देगा 4 आयंस पर मॉलिक्यूल। कैसे बेटा, कूदेगा तो ये कॉम्प्लेक्स एंटिटी होगा और 3Cl माइनस देगा, ये वाला कितना देगा बेटा 3 आयंस पर मॉलिक्यूल, ये कितना देगा 2 आयंस पर मॉलिक्यूल। ये नॉट आयोनाइजेबल, आयोनाइज ही नहीं होगा क्योंकि स्फीयर के अंदर कोई चीज आयोनाइज नहीं होती है। तो कंडक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी है की, क्योंकि वह 4 आयन पर मॉलिक्यूल दे रहा है बेटा। उसके बाद किसकी होगी, उसके बाद होगी बी की, देन सी की, देन डी की। अब आपको बात समझ आएगी, कॉपी कर लीजिए। रानी रानी, ओके बेटा, कॉपी कर लीजिए। सर बेटा कॉपी हो गया, कॉपी कर लिया। अब हमारा वर्नर थ्योरी में जो क्वेश्चन आएगा अब आप कर सकते हैं, क्योंकि वर्नर थ्योरी में 3 चीज आती है, प्राइमरी वैलेंस, सेकेंडरी वैलेंस के बारे में पूछ सकता है, उस पर कॉन्सेप्ट बताया गया, प्लस इस कॉम्प्लेक्स से कलर, रिएक्शन, ये सब चीजें आती हैं, तो आप आराम से इजीली कर सकते हैं क्योंकि आपने सीख लिया पूरा। अब इसके बाद हम दूसरा कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, इसको और आगे बढ़ाया गया वर्नर थ्योरी को, वो आपका EN रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। EN रूल क्या होगा आपका, EN रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर।
तो होता है क्या, पहले इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स में यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आपका सेंट्रल मेटल आयन है उसके पास कुल इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, टोटल इलेक्ट्रॉन उसके पास होते हैं, मतलब बॉन्डिंग के बाद ही, भाई सेंट्रल मेटल आयन क्या है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म कर रखा है, उसके पास टोटल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या कहलाती है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। उसका क्या कहलाती है, उसका बेटा उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाता है। बात नंबर 1 हो गई। ये बात क्यों आई, एक्चुअली जो थ्योरी प्रपोज की गई उस थ्योरी का कहना है कि जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं, कॉम्प्लेक्स बनने की वजह यह है कि आपका जो CMI है, सेंट्रल मेटल आयन है, वह अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने पीरियड के नोबल गैस के बराबर करना चाहता है, नोबल गैस के बराबर करना चाहता है। यानी यदि फोर्थ पीरियड आपका है, फोर्थ पीरियड की नोबल गैस कौन है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन के बराबर कर जाता है, उसके बाद ज़ीनॉन के बराबर। तो जो आपका कॉम्प्लेक्स है वह अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बराबर करना चाहता है, जो कि कॉम्प्लेक्स यदि वो कर देगा तो क्या इनर्ट हो जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, इसलिए कॉम्प्लेक्स नियम आया, EN रूल। तो इसमें हम बात करते हैं क्या ऐसे किसने प्रपोज किया, पहली बात करें तो प्रपोज बाय है, proposed by सैडविक एंड लोरी। सैडविक एंड लोरी ने इसे प्रपोज किया, क्या है बेटा आपको हमने बताया अभी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन associated with CMI, total number of electron associated with CMI in a complex is called its effective atomic। ये बात क्लियर हो रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना भी CMI का इलेक्ट्रॉन होता है कॉम्प्लेक्स में, सेंट्रल मेटल आयन के पास कॉम्प्लेक्स में जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा कॉम्प्लेक्स बनने के बाद, वह उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाता है। क्यों बात है इसकी, तो ये कॉन्सेप्ट यहां से आया, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स CMI has tendency to achieve atomic number of inert gas element present in the period or it is called EN। थोड़ा क्या कहा, ये बात हमने बताया आपको कि जो आपका कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा तो उसमें सेंट्रल मेटल आयन की है टेंडेंसी होती है, इच्छा होती है कि वह अपने नियरेस्ट गैस के बराबर, नोबल गैस के बराबर क्या है, इनर्ट गैस के बराबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करे। कैसे प्राप्त करेगा, क्योंकि उसके पास होते हैं क्या, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं। तो वह क्या करता है बेटा, वह उन ऑर्बिटल्स में आगे कॉन्सेप्ट और होगा कि वो हाइब्रिडाइज हो जाते हैं, तो उन ऑर्बिटल्स में क्या है, लिगेंड से लोन पे एक्सेप्ट करेगा, भाई लिगेंड से लोन पे एक्सेप्ट करेगा तभी तो क्वार्टेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो लिगेंड से लोन पेयर लेकर वह क्या चाहता है, वह कॉम्प्लेक्स बनाकर अपना इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो नियरेस्ट होगा उसका इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना चाहता है, और इसी को कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। अब बात है मुद्दा क्वेश्चन सब कैसे आते हैं। बड़ा क्वेश्चन में सबसे सिंपल तरीका आता है कि आपको निकालना होता है, आपको कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा, उसमें आपको बताया जाएगा कि इसका आप EN बताइए, यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताइए, बात नंबर 1। दूसरा क्या है, पूछने लगा है कि आपको जो है कॉम्प्लेक्स देगा, उसमें किसी मॉइटी का नंबर पूछेगा कि कितने नंबर में है। तो इसमें आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं। पहला नोट करके लिखिए, नोट बेटा, यह जरूरी नहीं है कि सारे के सारे कॉम्प्लेक्स, पहले ध्यान रखिए, यह जरूरी नहीं है कि सारे के सारे कॉम्प्लेक्स EN रूल फॉलो ही करें। कॉम्प्लेक्स फॉलो कर भी सकता है, नहीं फॉलो कर सकता है।
ओके, जैसे आपका हमने ऑक्टेट रूल बताया था, तो ऑक्टेट रूल फॉलो करे कोई जरूरी नहीं है, फॉलो करते भी नहीं भी करते हैं, तो ओवरऑल टेंडेंसी है कि वो अपने एनर्जी कम कर जाते हैं, स्टेबलाइज हो जाते हैं, ठीक है। उसमें वो इन रूल फॉलो कर भी सकते हैं और नहीं फॉलो कर सकते, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है, वही है कंडीशन, ये है नोट, ये ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है ये, मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस, मेटल कार्बोनिल complexes always follow while complex with other ligands may or may not follow EN क्या कहा बेटा इसमें कि यदि मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स होगा तो वह EN रूल फॉलो करेगा ही करेगा, यदि उसके अलावा किसी लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स है तो EN रूल फॉलो कर भी सकता है, नहीं फॉलो कर सकता। तो आता क्या है, हमको आता है EN निकालने के लिए या फिर कार्बोनिल की संख्या बताने के लिए किसी कॉम्प्लेक्स को दे देगा, क्योंकि कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स आपका EN रूल फॉलो करते हैं तो आपको उसका EN पता होगा पहले से ही, भाई जो उसका नियरेस्ट नोबल गैस होगा उसके एटॉमिक नंबर के बराबर वह उसका EN होगा, उससे आपको कार्बोनिल मॉलिक्यूल की संख्या बतानी होगी। दो तरह क्वेश्चन से आते हैं, एक तो EN बताना, एक तो कार्बोनिल की संख्या बताना। तो हम आते हैं कैसे निकालते हैं EN, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ CMI, एटॉमिक नंबर ऑफ CMI, और ध्यान समझिएगा माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMI, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल आयन माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, उसी की ऑक्सीडेशन घटा देनी है, प्लस 2 into coordination number, ठीक, coordination number of कॉम्प्लेक्स, उस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उसे 2 से मल्टीप्लाई करें, क्यों करें बेटा, क्योंकि एक कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दिया, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि आपका CMI उस कॉम्प्लेक्स में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है। बड़ा पता है आपको, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देगा आपका लिगेंड सेंट्रोमेटल आयन को, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन गिवन बाय या डोनेटेड बाय लिगेंड्स कंफर्म हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट घटा देंगे, तो जिस भी ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा इलेक्ट्रॉन उसने रिलीज कर दिया, और एटॉमिक नंबर से, जैसे आपको हम सिंपल सबसे फेमस हम लोग का एग्जांपल था आपका, वही उसी में बात करते हैं K4FeCN6, सबसे ज्यादा हम उसी बात करते हैं। इसका हमको निकालना है EN, थोड़ा सबसे सिंपल तरीका क्या है कि पहला काम आपको करना क्या होता है, जब भी आपको मिले आप निकालिए उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, किसका, CMI का ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके लिए आपको बाकी लिगेंड्स के ऑक्सीडेशन नंबर और बाकी के नंबर याद होने चाहिए। कैसे याद रहेंगे, आपको हम लिगेंड की लिस्ट देंगे, हम लोग IPC नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, या फिर आपको पहले से अपने पूरे जो नॉलेज है उससे 21 लिगेंड पे क्या चार्ज होता है उससे आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं हम लोग, आपको पता है CN पे क्या होता है, -1 चार्ज होता है, हमको Fe का पता करना है। पोटेशियम कितना होता है, पोटेशियम का होता है प्लस, तो 4 × +1, ओके, प्लस हमको आयन का पता करना है X, प्लस 6 × साइनाइड का होता है -1, और पूरा जितने भी आपके एलिमेंट है उन सब के ऑक्सीडेशन स्टेट का अलजेब्रिक सम क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि न्यूट्रल आपका कंपाउंड है, ठीक है। तो x कितना आ जाएगा, x = आ जाएगा +2, क्या आ जाएगा +2, यानी आपका जो इसमें CMI है यानी Fe है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। अब हम इसके EN की बात करें, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने की बात करें तो क्या होगा बेटा, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26 होता है, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आपका 2, प्लस 2 × ऑक्सीडेशन नंबर कितना, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, तो 2 × 6, कोई दिक्कत है समझ लीजिए, ये आपका है
एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन, ये 2 में क्या किया था, 2 आपका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला तो उसको माइनस करना था, प्लस 2 आपका लिखा है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 6 साइनाइड जुड़ा है तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 24 माइनस कर देंगे इसको, 2 माइनस कर दिया, प्लस 12 कितना हो गया, 36 हो गया। तो 36 आपका क्या बेटा, किसका है, क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर है। और क्रिप्टन क्या है, इनर्ट गैस है, तो उसने क्या किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करके इनर्ट गैस से कॉन्फिगरेशन प्राप्त किया इस CMI ने। तो आपको करना ही है, जो भी आपको कॉम्प्लेक्स मिलेगा उसमें से पहला काम करना है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, आपको अभी पता है तो द गुड है। उसके बाद उसमें क्या करना है, इस फॉर्मूले को यूज करना है, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMI इनटू प्लस 2 इनटू कोऑर्डिनेशन नंबर। इस फॉर्मूले यूज करके हमें उसका EN बता देना है। कुछ आपको हमें कहा दूंगा कंपाउंड का EN प्रैक्टिस कराते हैं तो चीजें हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा हमारा, नेक्स्ट हमारा है, हमें बताना है EN किसका, कोबाल्ट CN6 3- कोबाल्ट CN6 3- करिएगा आप, पहले इसको वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, उसके बाद क्वेश्चन करिए। चलिए बेटा, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है कोबाल्ट की। तो देखिए कोबाल्ट का क्या, कोबाल्ट का x लेंगे हम, x हमने लिया, x प्लस CN का क्या होता है, -1 होता है, तो 6 इंटू -1 इक्वल टू क्या होगा, जो चार्ज होगा पूरे कॉम्प्लेक्स आयन पर वही क्या होगा, वही जो उसके एलिमेंट्स हैं उसके ऑक्सीडेशन स्टेट का एलिवेशन किसके बराबर होगा, उस पर जो चार्ज होता है। तो -3 हुआ, तो x इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू आएगा +3, क्या गया +3। अब इसका हमको EN निकालना है, EN यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट। इसमें तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी, 3 है, तो -3, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, तो +2 इंटू 6, ये करेंगे बेटा 24 + 12 मतलब 36। तो बहुत आसान है, आप आसानी से किसी भी कॉम्प्लेक्स का निकाल सकते हैं। ऐसे कॉपी करिए, इधर कॉपी हो गया बेटा, इधर कॉपी हो गया। चलिए हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन करने की, उसको शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस। आपको जहां भी आपको मिले उस कॉम्प्लेक्स का आप EN निकालिए और आप आसानी से निकाल सकते हैं। उसका आपको एटॉमिक नंबर याद आना चाहिए, बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आप सीख गए हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए CMI का, एटॉमिक नंबर में से ऑक्सीडेशन से घटा दीजिए, उसके बाद उसके कोऑर्डिनेशन नंबर में 2 का मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, ये आपका है क्वेश्चन नेक्स्ट, क्या है, PT NH3 4+। ओके, देखिए इसमें साफ साफ दिख रहा है आपका NH3 क्या है, न्यूट्रल लिगेंड। NH3 क्या है, NH3 आपका न्यूट्रल लिगेंड है। तो बेटा क्या, इस पर जो चार्ज होगा वही उसका होगा, भाई x करेंगे आप, उनको मान पता करना है, x + 4 इंटू 0 इक्वल टू +2, यही ना है आपका भाई, एलिवेशन इसका +2 होगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। अब इसका हमको EN निकालना है, EN इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ प्लेटिनम क्या होता है, 78 होता है, कितना होता है, 78 होता है एटॉमिक नंबर प्लेटिनम का, माइनस उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 प्लस कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, तो क्या कहता है 2 इंटू 4, तो कितना हो गया ये, 2 का हो गया 76 प्लस 8, कितना हो गया 2 4 8 हुआ, जोड़ दीजिए कितना हो गया, ये हो गया 84, कितना हो गया 84, क्या हो गया 84 हो गया। 84 किसका नंबर है, बोलिए रेडान का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हम करते हैं, ये क्वेश्चन है तो ध्यान रखिए आप, क्वेश्चन आपका ये है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या दे रखा है आपको, दे रखा है FeCO(x) कैलकुलेट इन कॉम्प्लेक्स, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आपको निकालनी है। आपको हमने भी बताया था कि जो भी आपका मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स होगा वह हमेशा EN रूल फॉलो करेगा ही करेगा। मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस ऑलवेज फॉलो EN रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फॉलो करेगा। बड़ा ये आयरन का कॉम्प्लेक्स है, आयरन का कॉम्प्लेक्स है, आयरन जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाकर क्या करा जाता है, वह अपना जो एटॉमिक नंबर है वह अपने नियरेस्ट नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर करना चाहता है। उसके नियरेस्ट नोबल गैस कौन है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन है। क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर कितना होता है
36 होता है। तो यानी इस कॉम्प्लेक्स में Fe का एटॉमिक नंबर मतलब En क्या होगा, En कितना होगा इसका होगा 36। कैसे पता, 36 होगा क्योंकि पता है आपको कि कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स होगा तो En रूल फॉलो होगा ही होगा। तो आयरन का जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो क्या है, वो है आपका क्रिप्टन, और क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 36 होता है। अब उसी को यहाँ फॉलो करा दीजिए। क्योंकि देखिए आपको CO कौन सा लिगेंड होता है, CO इज अ न्यूट्रल लिगेंड। CO कौन सा लिगेंड है, CO पर लेकिन कोई चार्ज नहीं होता। CO यानी कार्बोनिल, कार्बोनिल इज अ न्यूट्रल लिगेंड, कोई चार्ज नहीं होगा तो इस पर क्या होगा, ये x नंबर होगा नहीं तो बाहर कोई चार्ज नहीं है। Fe यहाँ पर किस स्टेट में, Fe किस स्टेट में है, Fe इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई दिक्कत कंफ्यूजन हो तो फिर से बोलिए बेटा। देखिए क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या है, Fe का ऑक्सीडेशन निकालना है x, मतलब जो भी रखेंगे। CO का 0 होता है तो Fe का भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि उसके बाहर तो कोई चार्ज नहीं। आगे बात करते हैं। अब हमें करना है इसका En, तो हम निकालते हैं क्या होता है उसमें एटॉमिक नंबर मतलब 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब 0 प्लस 2 इंटू हमें परसेंट नंबर क्या है वही निकालना है 2 इंटू एक्स। ये बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा 36 के। तो कर लिए बेटा आप, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 36 माइनस 26 बराबर 10। x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा 5। इसका मतलब हमारा कॉम्प्लेक्स क्या है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स है FeCO5। क्या कॉम्प्लेक्स है, FeCO5। इसी तरह बेटा कोई भी कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में आपको x का मान पूछे, उसका स्ट्रक्चर पूछे तो आप बताते हैं, क्योंकि आपको पता है जी कि मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स यदि होगा तो वह En रूल फॉलो करेगा ही करेगा। तो आपको करना क्या है, इक्वेट कर देना है उसके थ्योरेटिकल एटॉमिक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से, उसके जो नियरेस्ट नोबल गैस है उसके एटॉमिक नंबर से, और आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। आप कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बता सकते हैं, x की वैल्यू लगाते हैं। क्वेश्चन कैसा पूछे आप कर सकते हैं। बेहतर हो गया, चेक कर लिया। चलिए बात करते हैं आगे। अब हम कुछ और कॉम्प्लेक्स का आपको En निकाल के बताते हैं, एक आध और, ताकि आपको और चीज़ ध्यान रहे। जो बाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं कार्बोनिल के, उसमें कैसे हम ध्यान रखते हैं उसका भी आपको बताते हैं, ताकि क्वेश्चन आए तो आप कर सकें। एक करिए आपसे पूछे क्वेश्चन है, कैलकुलेट En ऑफ नेस्लर रिएजेंट ना बेटा, नेस्लर रिएजेंट, नेस्लर्स रिएजेंट। आपसे पूछा बेटा कि नेस्लर रिएजेंट का में का आप En निकालिए। अब पहली बात तो आपको नेस्लर रिएजेंट पता होना चाहिए, वो आपको, और नेस्लर रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो डिटेक्शन ऑफ अमोनियम आयन में इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखिए किसमें बेटा, डिटेक्शन ऑफ अमोनियम आयन NH4+ में इस्तेमाल किया जाता है। और उसका फॉर्मूला होता है K2HgI4, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ K2HgI4 होता है आपका नेस्लर रिएजेंट। क्या होता है बेटा, नेस्लर रिएजेंट क्या होता है, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ K2HgI4 होता है आपका नेस्लर रिएजेंट। अब यहाँ पर पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें। पोटेशियम का होता है +1, हमको इसका ऑक्सीडेशन निकालना है x, और आयोडीन का -1 होता है इसका, तो 4 इंटू -1 सब मिला के 0। x क्या है, x आ जाएगा +2, क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा। अब हमको इसका En निकालना है, En। अब एटॉमिक नंबर बेटा मरकरी कितना होता है, 80 होता है। कितना होता है एटॉमिक नंबर मरकरी का, 80। तो 80 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट हमने क्या निकाली, 2 निकाली, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 आयोडीन है तो 4 हो गया। कर दीजिए 78 -78 प्लस 8 कितना हो गया 86। कितना हो गया 86, कितना हो गया 86। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आपने आसानी कर लिया। बड़ा 2 कम किया, 8 हुआ, 2 4 जा 8, 8 8 16, 86 हो गया। तो आसानी से आप कर सकते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स आपको मिले, बड़ा देखिए इसमें D4 आया, इसमें D6 आया, तो ऐसा नहीं है कि आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या आएगा, आपको ये जितना टेंशन की जरूरत नहीं है। जो भी आ रहा है आपका ये है उसको आप निकाल के रख दीजिए, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन हो रहा, ये Mn आपसे पूछे एग्जाम्पल, नेक्स्ट है आपका Mn2CO10 में आपको पूछ ले इसका आप मैग्नीज का एटॉमिक नंबर बताइए, मतलब वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताइए। तो पहले आपको इसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। देखिए तो क्या होता है, इसका होता है
Mn CO 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 1 2 3 2 5 ठीक है CO 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 कोबाल्ट में समझिएगा कार्बोनिल है सब CO ठीक है सबके सब क्या है कार्बोनिल ही है मैं छोटा लिखने से कंफ्यूज आता है कोबाल्ट पढ़ने में आता है कार्बोनिल ठीक है बेटा इसमें आपको निकालना तो देखिए इसका EN क्या होगा EAN इक्वल टू मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 25 कितना होता है 25 25 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए बेटा कार्बोनिल में कॉम्प्लेक्सिटी यदि CO लिगेंड है ओनली CO लिगेंड है यानी मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है तो हमेशा मेटल की ऑक्सीडेशन क्या होगी 0 यदि CO के अलावा कोई लिगेंड नहीं है तो मेटल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा यदि वो न्यूट्रल है तो कोई चार्ज लगा नहीं है तो न्यूट्रल स्टेट में है तो 0 प्लस अब देखिए कितने कार्बन लगे 1 2 3 4 5 तो 2 × 5 ओके यहां तक हो गया अब देखिए ध्यान से इस मैग्नीज के पास एक इलेक्ट्रॉन यहां से मिलेगा कहां से मिलेगा इलेक्ट्रॉन यहां से क्योंकि मेटल मेटल बॉन्ड भी है तो +1 कहां से आया बाई Mn बॉन्ड ये चीज ध्यान रखिए आप मैग्नीज मैग्नीज जो बॉन्ड है उससे एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है इसको कितना हो गया बेटा 25 प्लस 2 बचे 10 प्लस 1 आपको Mn से कितना हो गया ये हो गया 36 कितना हो गया 36 तो आपसे बाइनरी कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स का पूछे कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स दे रखा है उसका आपको EN बताना है तो आप ये ध्यान रखिए बेटा डाटा किसी इनर्ट गैस का कॉन्फिगरेशन को याद है तो मत लिख दीजिएगा आप उसे कैलकुलेट करिएगा बहुत समय लगेगा सिंपल तरीका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMI निकालना है उसके बाद सेंट्रोमेटल आयन का एटॉमिक नंबर माइनस उसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर करना है फटाक से आपका EN निकल आएगा कैलकुलेट करिए और आंसर टिक करिए बबल्स काला करिए याद करके या फिर चुक्का मत मारने का प्रयास करिए बहुत आसान है आज हम यहाँ तक रखते हैं इसके बाद आगे हम नेक्स्ट सेक्शन डिस्कस करेंगे आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करें और यदि आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा लाइक और शेयर करें थैंक यू इसका